चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, काफ़ी दिनों से जो है आपकी डिमांड ये है कि सर प्रवक चैप्टर की जो है सारा का सारा रिवीजन करवा दीजिए, हिंदी का जो है पूरा का पूरा रिवीजन करवा दीजिए एक बार फिर से। तो धैर्य रखिए आप, और चलिए हम लोग आज जो है रिवीजन की तैयारी करते हैं और एक ही वीडियो में जो है सारा का सारा जो है आपको सेशन को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। हाँ, बातचीत का भी जो संपूर्ण हिंदी का भी अर्थ डाला जाएगा, बिल्कुल डाला जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो शुरू किया जाए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सभी लोग जो है चलिए फिर शुरू किया जाता है सेशन को आपको। ठीक है ना? चलिए वन शॉट एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको पूरा का पूरा कड़बक चैप्टर। ठीक है, सभी लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलिए, क्लियर है? क्लियर है एक बार? चलिए, तो ये जो है बाबू कड़बक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? कड़बक। ठीक है, कड़बक चैप्टर है। ठीक। चलिए, चलिए देखिए। तो कड़बक चैप्टर है, ठीक है ना? पहला चैप्टर ये आपका पोएम का। ठीक है, पोएम का पहला चैप्टर है। दिख रहा है सभी लोगों को? ठीक है, सभी लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये जो कड़वक चैप्टर है, ठीक है, आपका कड़वक चैप्टर है हिंदी का जो है पहला चैप्टर ये फर्स्ट कविता का। चलिए, कविता का पहला चैप्टर है। इसके जो राइटर है उनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, कड़वक चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, नहीं कवि का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी इनके कवि हैं बाबू। और इनका जो जन्म हुआ है 1492 ईस्वी में हुआ है, याद रखेंगे आप। इनका जन्म कब हुआ? 1492 ईस्वी में। जायस नाम के एक गांव था, ठीक है ना, अमेठी जिला में जायस नाम का एक गांव था। ठीक है, इसी की वजह से इनका नाम पड़ा था जैसी, यूपी में। ठीक है, इनकी मृत्यु लगभग ऐसी मानी जाती है कि 1548 ईस्वी में अनुमान लगाया जाता है कि इनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि 1500 परफेक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 1548 के बाद इनकी जो है मृत्यु का कोई साक्ष्य, मतलब इनकी कोई साक्ष्य नहीं मिली, तो 1548 ही मान लिया जाता है कि इनकी मृत्यु हुई थी।
चलिए, अमेठी जिले में हुआ था, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के। पिताजी इनका नाम था मलिक शेख ममरेज। पिताजी का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। और उनको मलिक राजे अशरफ भी जाना जाता था नाम से, मतलब उनका एक और नाम था जिसका नाम था बाबू मलिक मलिक राजे अशरफ नाम था। क्या नाम था? मलिक राजे अशरफ। चलिए, इनके जो गुरु थे, गुरु गुरु का नाम था सूफी संत शेख मोहिदी। क्या नाम था? सूफी संत शेख मोहिदी, ठीक है ना। और एक और गुरु थे सैयद अशरफ जहांगीर। कितने गुरु थे? दो गुरु, शेख मोहिदी, सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बाबू क्लियर हो गया। जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ था? जैस में। जैस में हुआ था गुरुजी, ठीक है, जैस में। ठीक है, जैस में हुआ था। जैस आपको मालूम होना चाहिए क्या है, ठीक है। जैस एक छोटा सा गांव है, ठीक है, अमेठी जिला के, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में, याद रहेगा। चलिए, गुरु जी का नाम क्या था? अच्छा, पिताजी का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज, ठीक है। गुरु जी का नाम था सूफी संत शेख मोहिदी, और एक का नाम था सैयद अशरफ जहांगीर। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे, आगे देखिए। चलिए, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कवि थे वो किस काल के कवि थे। ठीक है, तो याद रखेंगे किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, मलिक मोहम्मद यासी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे, ये भक्त थे, ठीक है ना। भक्ति की जो है इन्होंने कविता लिखा था। और धारा, धारा क्या है कविता की? निर्गुण, ठीक है, निर्गुण थे। प्रेम मार्गी कवि थे। कैसे कवि थे? प्रेम मार्गी। और इनको परंपरा, परंपरा के, कैसे परंपरा के कवि थे? तो सूफी, सूफी परंपरा के कवि थे। कैसे परंपरा कवि थे? सूफी परंपरा के। विशेष, इनके बारे में विशेष जान लीजिए। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया। शारीरिक अपंग थे, ठीक है ना। चेचक के कारण रूपहीन थे तथा बाएं आंख और बाएं कान से वंचित थे। ठीक है बाबू, बाएं बाएं आंख और बाएं कान से क्या थे? वंचित थे। और क्यों वंचित थे मेरे भाई? क्यों वंचित थे? क्योंकि चेचक हो गया था बचपन में। ठीक है, इनको प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। किसको प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? इसको प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है तो बाबू मलिक मोहम्मद जैसी को। किसको कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जैसी को। चलिए, आगे सुनिएगा। इनकी प्रमुख कृतियां, एक कृति है अखरावट। कौन सी कृति है भाई? अखरावट। और कौन सी कृति है? आखिरी कलाम। और कौन सी कृति है? चित्ररेखा। और कौन सी कृति है? कहरनामा। और कौन सी कृति है? इतरावत। ठीक है, कौन कौन सी कृति है? फटाफट कमेंट में आप लिखेंगे। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और इतरावत। कितने हुए? 5। ठीक है, चलिए, इसमें जो सबसे इनकी फेमस थी वो थी पद्मावत। कौन थी? पद्मावत, जिससे जिससे ये कड़बक चैप्टर को लिया गया है। सवाल पूछा जाएगा कड़बक कहाँ से लिया गया? तो पद्मावत से। चित्तौड़ के राजा रतन सेन, रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की कथा इसमें बताया गया है। क्या बताया गया है? चित्तौड़ के राजा जो थे रतन सेन, रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की कथा इसमें बताई गई है। ठीक है, चलिए, जायसी ग्रंथावली की रचना किसने की थी? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर मता प्रसाद गुप्त द्वारा संकलित है। ठीक, याद रहेगा। जायसी, जायसी जो है, जायसी, जायसी ग्रंथावली की रचना किसने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया था। चलिए, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए, अब पूछा जाता है बाबू आपको कि कविता की विधा क्या है? कविता की क्या विधा है? तो कविता की विधा क्या होगी? तो कड़बक। क्या विधा होगी? कड़बक होगी। ठीक है, स्रोत क्या होंगे? स्रोत पद्मावत। क्या स्रोत होंगे? पद्मावत होंगे। ठीक है, मतलब पद्मावत चैप्टर से ये लिया गया है, सॉरी, पद्मावत बुक से लिया गया है। कड़बक को किस किस बुक से लिया गया है? पद्मावत से। इस कविता की भाषा क्या है? अवधी है। क्या है? अवधी। चलिए, विषय वस्तु समझ लीजिए। विषय वस्तु, इसमें जायसी ने अपने जीवन और काव्य की विशेषताओं का उल्लेख किया है। ठीक है ना, मतलब कड़वक चैप्टर में, हाँ, तो कड़वक चैप्टर में जो है जायसी ने अपने जीवन और काव्य काव्य की विशेषताओं का क्या किया है? उल्लेख किया है। चलिए, क्लियर है बाबू? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रथम कड़वक। इस कड़वक में दो खंड है, एक प्रथम और एक द्वितीय। पहले कड़वक में कवि बड़े विनम्र स्वभाव के साथ अपने रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बावजूद अपने गुण की
और हमारा ध्यान खींचते हैं कि उसी गुण के कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सकी। पहले कड़वक में कवि जो है यानी जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं, बड़े विनम्र, ठीक है, बहुत ही नम्रता स्वभाव के साथ अपने रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बावजूद अपने गुण की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। मतलब कवि जो है वो गुणवान है, रूपहीन है, उनके रूप नहीं है, ठीक है, उनका रूप नहीं है, अंधे हैं, फिर भी अपनी ध्यान हम लोग को किस तरह से खींच रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा गुण है, अपने विनम्र स्वभाव से जो है इस कविता को लिखे हैं और उसी गुण के कारण पद्मावत जैसी मोहक काव्य की भी क्या करते हैं, रचना करते हैं। द्वितीय कड़वक में इस कड़वक में लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि उन्होंने इस महाकाव्य को किस प्रकार लिखा है, और ये कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लई लगाकर, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय खंड को, कड़वक के द्वितीय भाग को क्या लगाकर, क्या प्रयोग करके कवि ने लिखा है, रक्त की लई लगाकर। चलिए, प्रेम के आंसू में भिगो कर लिखा है, और किसके आंसू में भिगो कर लिखे हैं, प्रेम के आंसू में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जायसी जो थे वो प्रेमाख्यानक काव्य सखा परंपरा के कवि हैं, प्रेम के कवि हैं। किसके कवि हैं, प्रेम के, याद रहेगा, किसके कवि हैं, प्रेम के कवि हैं, किसके कवि हैं, प्रेम के। जायसी ने अपनी तुलना दर्पण से की है, मतलब अपनी आंख की तुलना किससे की है, दर्पण से। जैसे आंख बताते हैं कि जैसे दर्पण स्वच्छ निर्मल होता है, उसी तरह से उनकी आंख भी स्वच्छ निर्मल है। जायसी ने रक्त की लई लगाकर रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को जुड़ा है और आंसुओं से सींचा है, ठीक है। पद्मावती और रतन सेन की कथा को इन्होंने क्या लगाकर लिखा है, रक्त की लई, और इस कविता को किससे सींचा है, तो अपने आंसुओं से सींचे हैं। पद्मावत की भाषा क्या है, अवधी भाषा है। जायसी नेत्र दोष से युक्त होते हुए भी क्या थे, गुणवान थे, क्या थे, गुणवान। चलिए बहुत बढ़िया, यहां से सवाल आएंगे आपके। पहले कड़वक में कलंक का तात्पर्य क्या है, कलंक का मतलब क्या है, दाग। पहले कड़वक में कांच का तात्पर्य क्या है, कच्ची धातु। पूछा जाएगा कांच का अर्थ क्या होता है बाबू मेरे, कच्ची धातु होती है, क्या होती है, कच्ची धातु। पहले कड़वक, ठीक है, पहले कड़वक में कंचन का तात्पर्य क्या होता है, सोना। कंचन मतलब सोना, कांच मतलब कच्ची धातु, और कलंक मतलब दाग। प्रथम कड़वक पद्मावत का प्रारंभिक छंद से लिया गया है, मतलब प्रथम कड़वक कहाँ से लिया गया है, पद्मावत की प्रारंभिक छंद से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, प्रारंभिक छंद से। द्वितीय कड़वक पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है, द्वितीय कड़वक कहाँ से लिया गया है, पद्मावत के अंतिम भाग से, और पहला खंड कहाँ से लिया गया है, पहले भाग से। चलिए, राजा रतन सेन, रानी पद्मावती, बुद्धिमान सुआ, राघव चेतन एवं अलाउद्दीन का वर्णन द्वितीय कड़वक में हुआ है। किस कड़वक में हुआ है, द्वितीय कड़वक में, यानी दो कड़वक हैं, कड़वक वन, कड़वक दो। चलिए, फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है, कड़वक से ही लिया गया है। इस बात को कहाँ से लिया गया है, कड़वक के, कि फूल जो है वो झड़कर जो है, फूल जो है झड़कर नष्ट हो जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन जो है उसकी खुशबू उसमें रह जाती है। ये बातें कहाँ से ली गई है, कड़वक से। कवि यह कहना चाहते हैं कि एक दिन वह नहीं रहेंगे, किंतु उनकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। बाबू, इस धरती पर इंसान मर जाता है, लेकिन उसकी जो कीर्ति है, यश है, जो मान सम्मान जो इंसान कमा के चला गया है, वो कभी मरता नहीं है। इसलिए आप ऐसा काम कीजिए कि आपकी भी जो है लीला कुछ ऐसी हो कि इस दुनिया में आप प्रख्यात बन जाइए, ठीक। इंसान की मृत्यु के बाद आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, ठीक है, भाग्य मतलब भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन आप रहे या ना रहे, ठीक है, क्योंकि बाबू आपको मालूम है कि मौत हर किसी के दरवाजा को खटखटाती है, मौत हर किसी को आती है, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करके जाते हैं कि इस दुनिया में हम रहें या ना रहें, ठीक है, आप रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, लेकिन कुछ ऐसी अपनी छाप छोड़कर चले जाइए कि दुनिया में अमरतत्व हो जाइए आप, ठीक है, ऐसी प्राप्त कर लीजिए कि आप रहे या ना रहे, दुनिया में आपकी बातों को हमेशा याद रखी जाए। चलिए आगे देखिए, आगे देखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए,
चलिए फिर आ जाइए, देखिए दिख रहा है। चलिए, मलिक मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो किस धारा के कवि थे बाबू? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किसका कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। जायसी की उज्जवल और अमर कृति का आधार है उनका महान महाकाव्य पद्मावत। किस किस कविता, किस काव्य की वजह से जायसी को याद किया जाता है? तो पद्मावत की वजह से। ज्यादा फेमस होने का कारण क्या है बाबू? पद्मावत। जायसी जी ज्योतिष विद्या, वेदांत और हठ योग में निपुण थे। ठीक है ना, सवाल पूछा जाएगा जायसी जी किसमें निपुण थे? ज्योतिष में, विद्या में, वेदांत में, हठ योग में, इनमें सभी। तो क्या टिक करेंगे आप बाबू? इनमें सभी टिक करेंगे। जायसी जी 1548 ईस्वी में क्या हुए थे? तो इनकी निधन हुई थी, ये अनुमानतः लगाया गया है। जोड़ी शब्द का अर्थ क्या है? जोड़ी, जोड़ी का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़कर, रचकर। जोड़ी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रचकर, जोड़कर। ठीक है। जायसी के काव्य रस का मतलब कौन सा रस है? काव्य का रस क्या है? तो श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस बाबू। ठीक है, प्रेम की भाषा में प्रेम की जो कवि होते हैं और प्रेम की जो कविताएं होती है वो श्रृंगार रस दर्शाती है। जायसी को सूफी कवि भी माना जाता है। ठीक है, कौन सा कवि माना जाता है? सूफी कवि। साथ में ये फकीर भी थे। क्या थे? फकीर कवि भी इनको कहा जाता है। कौन कवि बाबू? फकीर कवि। एक बार जो है स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए। जायसी की कविता की भाषा क्या है? अवधी थी। क्या थी? अवधी। जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को रक्त से सींचा है। किससे सींचा है? रक्त से। ठीक है। जायसी का काव्य समुद्र रूपी गंभीर है। कैसी गंभीर है? समुद्र रूपी गंभीर है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी हम लोग कविता का भावार्थ जान लेते हैं। ठीक है ना, बहुत लोगों को ये समस्या होगा कि सर हम लोगों को कविता का अर्थ नहीं आ रहा है। ठीक है, कविता का अर्थ थोड़ा सा हम लोग को बता दीजिए। तो कविता का बाबू अर्थ भी है इसमें, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा। देखिए कविता का अर्थ क्या है। कवि कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जई कवि सुनी। ठीक है, कवि क्या कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जई कवि सुनी। एक नैन कवि, कवि के पास एक ही नैन है। ठीक है, क्योंकि एक आंख से और एक कान से क्या है बाबू? वंचित हैं, उनको दिख नहीं रहा है और उनको सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको चेचक हो गया था। चेचक की वजह से बाई आंख और बाई कान से क्या थे? वंचित थे। तो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि के पास एक ही नैन है। और कवि क्या है? तो वो बहुत ही ज्यादा कवि जो यानी मोहम्मद मलिक मोहम्मद जो जायसी जी हैं, यानी जो कवि हैं, वो बहुत ही गुणवान है। क्या है? गुणवान। गुणी का मतलब क्या होगा बाबू? गुणवान है। सोई विमोहा जय कवि सुनी। और जो कोई भी इनकी कविता को सुनता है, सोई विमोहा, मोहित हो जाता है। विमोह मतलब मोहित हो जाता है। जय कवि सुनी, जो इनकी कविता को सुनता है उन पर क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। याद रहेगा, कवि के पास कितना नैन है? एक ही नैन है। और एक नैन होते भी क्या कवि कैसे है? रूपवान है। और जो इनकी कविता को सुनता है वो इन पर क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। चलिए सेकंड सेकंड लाइन देखिए। चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन है कलंक उन किन्हीं उजियारा। ठीक है, चांद, चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन है कलंक किन उजियारा। कह रहे कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन है कलंक किन उजियारा, जग सूझा एक ही नैना, उआ सुख अस नखतन माहा। इस लाइन को समझिएगा। कह रहे कि चांद, चांद जैसे जग विधि अवतारा, इस विधाता में, इस धरती पर, इस दुनिया में विधाता ने, ठीक है, विधि ने विधाता ने चांद, चांद को भी जब जग में यानी विश्व में विधि ने उतारा, बनाया, लेकर आया हम लोग के पास, दीन है कलंक कीन है उजियारा। चांद में भी कलंक दिया। कहते हैं ना बाबू कि चांद में भी दाग है। कहते हैं कि इंसान क्या तुम रूप के पीछे क्यों भागते हो? तुम रूप के पीछे क्यों भागते हो? इंसान के पीछे क्यों भागते हो बाबू? रूप के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि एक बीमारी से बाबू कितना भी सुंदर रूप हो वो बिगड़ सकता है। इसलिए रूप के पीछे नहीं भागना चाहिए बाबू। ठीक है ना, रूप जो है वो किसी का नहीं है। इसलिए एक बात याद रखिएगा कि रूप के पीछे, सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो चांद जैसे जग विधि अवतारा, इस विधाता ने इस धरती पर, इस दुनिया में चांद को भी बनाकर भेजा और उसमें भी दाग डाल दिया। लेकिन फिर भी दीन है कलंक, उसमें कलंक दिए हैं भगवान, विधि विधाता जो है कलंक देके भरे हैं। किन्हें उजियारा, लेकिन कलंकित होते हुए भी जब हुआ चंद्रमा उगता है ना, जब देखते हैं आप चंद्रमा उगता है, तो लाइट रहे न रहे, चंद्रमा का प्रकाश का अस्तित्व ही कुछ और होता है।
उसका मजा ही कुछ और होता है। चांदनी चांदनी का प्रकाश का मजा ही कुछ और होता है कि नहीं होता है? चलिए, कह रहा उसी तरह से कि इस धरती पर विधि पर जो है विधाता ने जो है उतार दिया है चांद को, लेकिन उसमें भी क्या कर दिया है, दाग दिया है, लेकिन वो भी जो है बैठा हुआ नहीं है, अपने अपने प्रकाश से समस्त संसार को उज्जवल बना के रखा है। जग सूझाए कहीं नैनाहा, हुआ सुख अस नखतन माह। ठीक है, कह रहे कि जग सूझाए कहीं नैना, कह रहे कि इस धरती इस दुनिया को समझने के लिए हमको दो आंख चाहिए, एक ही आंख से हम समझ लेंगे, एक आंख से ही क्या कर लेंगे बाबू, समझ लेंगे। कह रहे कि एक ही आंख से हम दुनिया को समझ लेंगे। और उआ सुक अस नखतन माह, जैसे नक्षत्रों में शुक्र तारा उगता है तो बाकी के सभी तारे फीके पड़ जाते हैं, सभी के सभी तारे फीके पड़ जाते हैं। शुक्र की रोशनी ही कुछ और अलग होती है, उसकी पहचान ही कुछ और होती है। उसी तरह से कह रहे हैं कि इस धरती पर इस दुनिया को समझने के लिए हमारा एक आंख ही काफी है। जैसे एक शुक्र तारा पूरे नक्षत्र के सभी तारे को छुपा देता है, उसके प्रकाश से सब लोग जो है धीमे पड़ जाते हैं, फीकी पड़ जाते हैं, उसी तरह से एक आंख ही हमारा काफी है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं। आगे हमारी कवि जी क्या कह रहे हैं। मलिक मोहम्मद जैसी बहुत ही अच्छे कवि हैं और बहुत ही अच्छा लिखे हैं, बात को बाबू समझिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छी बातें को दर्शा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे समझिए, ठीक है ना। चलिए आगे कह रहे हैं कि जो लाही अंबही डाभ न होई, तो लाही सुगंध बसाई न सोई। ठीक है ना बाबू, देखिए क्या कर रहे हैं, जो लही अंबही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। करे कि जब तक अंबही, अंबही मतलब आम, अंबही मतलब क्या होता है बाबू, आम। जब तक आम में डाभ न होई, जब तक आम में मंजर नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है, मंजर, उसमें एक देखते हैं ना, बोलते हैं भोजपुरी में आपकी कुलासी वाला आम है, बोलते हैं ना, वही मंजर नहीं लगता, ठीक है ना, तो लाही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें बाबू मीठे रस का आनंद नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि कुलासी वाला है आम, ये मीठा होगा, तो कह रहे हैं कि जब तक उसमें मंजर नहीं लगेगा, उसमें दाग नहीं लगेगा, धब्बा नहीं लगेगा, तब तक उसमें भी सुगंध, मीठे का सुगंध नहीं आता है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन आगे आकाशा। कह रहे कि जो जो सुमेर, सुमेर एक पर्वत था, सुमेर पर्वत, सुमेर पर्वत को जो है त्रिशूल विनाशा, शंकर जी जो है त्रिशूल से विनाश कर देते हैं। जब शंकर जी त्रिशूल चलाते हैं, त्रिशूल रखते हैं सुमेर पर्वत पे, तो भाग कंचन गिरी वो क्या बन जाता है, ठीक है, वो भाग कंचन गिरी वो सोने की पर्वत बन जाता है। और आगे आकाश, आकाश को क्या करने लगता है, छूने लगता है। आकाश को क्या करने लगता है बाबू, छूने लगता है। जो लाही घरी कलंक न पारा, काच हुई नहीं कंचन कारा। करे कि जो लही घरी कलंक न पारा, करे कि जब तक से, ठीक है ना, जब तक से, जो लाही घरी कलंक न पारा, कांच हुई नहीं कंचन कारा। कंचन मतलब बाबू क्या होता है, सोना। कंचन मतलब क्या होता है, सोना होता है। जो लाही घरी कलंक न पारा, जब तक से, ठीक है ना, जब तक से मिट्टी के बर्तन को तपाया नहीं जाता, गलाया नहीं जाता, तब तक से वो सोना नहीं बन पाता है। इसलिए इंसान को जो है जब तक से आप तपाएंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक से इंसान एक संघर्षशील, एक कर्मठ और एक योग्य इंसान नहीं बन पाता है। वही कह रहे हैं कि जो लाही घरी कलंक, जब तक से उस पर कलंक नहीं देंगे, दाग नहीं देंगे, कांच होई न कंचन कारा, तब तक से वो कांच, वो जो मिट्टी का बर्तन है, वो जो है सोना नहीं हो पाएगा। चलिए आगे यहाँ से कड़बक के सेकंड स्टेंजा शुरू होता है, मतलब सेकंड जो है भाग शुरू होता है, जिसको कड़बक 2 बोला जाता है बाबू, ठीक है ना। कड़बक 2 शुरू हो जाता है, तो यहाँ सब ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यह नीचे जो है अर्थ लिखा हुआ है, तो आप जो है स्क्रीन शॉट करके इसको आप याद भी कर सकते हैं। देखिए आगे कह रहे हैं, एक नैन जस दर्पण ओते हु, ठीक है, देखिए एक एक नैन जस दर्पण ओते हु, निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गाही मुख, जुवही कई चाऊ। अर्थ समझिएगा मेरे भाई, कह रहे हैं कि एक नैन जस दर्पण, इन कवि के पास एक ही नैन है, लेकिन दर्पण के समान एकदम निर्मल है, पवित्र है। किसके समान, दर्पण के समान निर्मल है, एकदम साफ है, स्वच्छ है। और सब रूपवंत गेहूमुख, और सब रूपवान आदमी, सब सब के सब रूपवान, इनके प्रभु के, यानी जो हमारे कवि हैं, कवि के चरण पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये एक कवि, ये गुणी, हे भगवान, हे गुणी, आप ही सब हैं, थोड़ा सा हम लोग को भी ज्ञान दे दीजिए, ताकि हम लोग भी क्या हो जाएं, हम लोग का भी जो है मान सम्मान इस धरती पर मिलने लगे, हम लोग भी में थोड़ा अंदर से गुणवान आ जाए, गुण आ जाए, ताकि हम लोग को भी लोग जाने।
आपको तो कौन नहीं जानता है। तो बताइए बाबू, रूप रूप बड़ा है कि गुण बड़ा है? रूप बड़ा है कि गुण बड़ा है? रूप बड़ा है कि गुण बड़ा है? कह रहे कि एक नैन जस दर्पण उत निर्मल, निर्मल भाव। कह रहे कि एक ही आंख है अब फिर भी एकदम दर्पण के सामने स्वच्छ है, बढ़िया है, निर्मल है, पवित्र है। और सब रूपवान व्यक्ति इस गुणवान व्यक्ति के जो रूपहीन हैं उनके चरणों को पकड़ कर बैठे हुए हैं कि प्रभु, हे कवि, हे प्रभु, कुछ तो दया कर दीजिए, कुछ हम लोग को भी ज्ञान दे दीजिए। तो बाबू, रूपवान जरूरी है कि गुणवान जरूरी है? चलिए, मुहम्मद कवि यह जोरी सुनावा। मोहम्मद कवि जिसको भी कथा सुनाते हैं, अपनी कविता को सुनाते हैं, अपनी ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, सुनाते हैं, सुना जो प्रेम गा पावा। जिसको भी रतन सेन और पद्मावती की कथा को सुनाते हैं, वो जो लोग भी सुनते हैं वो सुनकर प्रेम की पीर को अनुभव करते हैं। किसको अनुभव करते हैं? प्रेम की पीर को। किसको अनुभव करेंगे? प्रेम की पीर को अनुभव करते हैं। जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई। करें कि जोड़ी, जोड़ी लाई, ठीक है, जोरी लाई एकदम जो है जोड़ दिए हैं रक्त की लेई लगाकर। इतना मर्म, मर्म भाषा में लिखे हैं, अपनी अपनी जो है मार्मिक चीजों को डाल दिए हैं। कवि के पास जितने भी शब्द हैं जो दया और दर्द बनाते हैं उनको सींच दिए हैं और दिखा रहे हैं कि पद्मावती और रतन सेन के बीच में क्या प्रेम है उसको दर्शाते हैं। और जोरी लाई रकत के लिए एकदम रक्त के लेई लगाकर जोड़ दिए हैं। और गाढ़ी प्रीत नयन जल भई। और जो भी अपने इस कविता को पढ़ता है वो आंसुओं से उसकी आंख जो है वो भर जाती है। इस तरह से इस कविता को उन्होंने लिखा है। ये तो हम लोग एक छोटा सा उसका खंड पढ़ रहे हैं बाबू, पूरा का पूरा कविता पढ़िएगा और अर्थ समझिएगा तो आपको भी अपने आंखों से आंसू आने लगेंगे। इस तरह से ये कविता है। आगे देखिए। ओ मन जानी कबित कबित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत में चिन्हा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ राघव जय कीन्ह बखान। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। बात को समझिएगा। करे ओ मन जानी कबित अस कीन्हा, मकु रहे जगत मह चिन्हा। करे ओ मन जानी कबित अस कीन्हा। इस कविता को ये जानकर लिखे हैं, ये जानकर इस कविता को कहते हैं, लिखे हैं कि मकू यह रहे, मैं रहूं या ना रहे मेरे, लेकिन जगत में मेरा कोई चिन्ह रह जाए, कोई साक्ष्य रह जाए, जिससे जगत में हमारे मरने बाद भी लोग हमें क्या करें, याद करें कि एक थे गुणवान, जो रूपवान बिल्कुल भी नहीं थे, रूपहीन थे, लेकिन आज भी जो है वो अपने कर्मों से, अपने ज्ञानों से, अपने गुणों से याद किए जाते हैं। वैसी बनना है आपको। कह रहे कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ राघव जय कीन है बखान। कह रहे कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान है, कहाँ राघव हैं, कहाँ राघव हैं, कोई तो नहीं है, लेकिन उनकी बखान आज भी हम लोग करते हैं, आज भी उनका गुण गाते हैं। कहाँ स्वरूप पद्मावती, कहाँ पद्मावती रानी है, पद्मावती रानी कहाँ है, और कोई न रहा जग रही कहानी, लेकिन कोई इसमें से नहीं रहा, लेकिन जग में उनकी कहानी आज भी क्या है, जीवित है, और लोग उसको पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। चलिए आगे कह रहे हैं, आगे हमारे मलिक मोहम्मद यासी साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। धानी धानी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। देखिए बात क्या कह रहे हैं, धन धन है जिसकी कीर्ति जासु, जिसकी कीर्ति जिंदा है, जिसका यश, जिसका कीर्ति जीवित है, मान सम्मान बढ़िया है, जीवित है। फूल मरे न मरे बासु, फूल मुरझा जाता है लेकिन उसका सुगंध नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो इंसान जिसका कीर्ति जीवित है, जो कुछ करके गया है। क्योंकि इंसान मर जाता है, उसका कीर्ति, उसका मान सम्मान यश कभी मरता नहीं है। केई न जगत जस बेचा, केई न लित जस। जस मतलब होता है बाबू यश, जस मतलब क्या होता है, यश। केई न जगत यश बेचा, केई न लीन यश मोल। जो यह पढ़े कहानी, हमें सौरे दुई बोल। करें कि कोई भी इस जगत में कोई ऐसा है नहीं जो यश को बेच सकता है और यश को खरीद सकता है। जो आप कर्म करके जाएंगे उसको ना तो कोई बेच देगा और ना कोई खरीद लेगा।
अगर कोई खरीद और बेच लेता तो बाबू कोई भी कह सकता था कि गांधी जी जितना काम किए हैं उसका पैसा ले लीजिए और गांधी जी का योगदान हमको दे दीजिए और नोट पर हमको छाप दीजिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कि कोई ना जगत यश बेचा, इस जगत में यश को ना तो बेचा जा सकता है नहीं तो खरीदा जा सकता है। और जो यह पढ़े कहानी हमें शौर्य दुई बोल, और कह रहे हैं कि जो पद्मावत की कहानी, जो रतन सेन और पद्मावती की कहानी को पढ़ता है, पद्मावत काव्य को पढ़ता है, वो कवि को दो बोलों में यानी दो शब्दों में क्या रखता है, याद रखता है कि धन्य है से कवि जो एक अलग अपनी पहचान और अलग कविता लिख कर गए हैं। चलिए इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब इसका जो है सारांश थोड़ा सा देख लेंगे मेरे बाबू। देखिए सारांश क्या कह रहा है, सारांश क्या कह रहा है थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। सारांश को थोड़ा सा देखिए आप, दिख रहा है सभी लोगों को। चलिए, प्रस्तुत प्रस्तुत कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी रचित महाकाव्य पद्मावत के प्रारंभिक और अंतिम छंदों से ली गई है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो पहले कड़बक को प्राथमिक से लिया गया है और दूसरे को अंतिम से लिया गया। चूंकि हम लोग सारांश लिख रहे हैं तो दोनों का मेंशन करेंगे। प्रस्तुत कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी रचित, ठीक है ना, महाकाव्य पद्मावत के प्रारंभिक और अंतिम छंदों से ली गई है, जिसके पहले भाग में कवि अपने रूप के ऊपर, ठीक है, आपन गुणों का, ठीक है ना, अपना अपना गुणों के, अपने गुणों के, ठीक है, अपने गुणों को महत्व देते हैं। और कवि कहते हैं कि मेरे पास एक ही आंख है। कवि क्या कहते हैं? मेरे पास क्या है? एक ही आंख है, किंतु मैं बहुत ही गुणवान हूं। कवि कैसे है मेरे बाबू? गुणवान है। ठीक है, विधाता ने मुझे चांद के जैसा बना के धरती पर भेजा है, और जिस प्रकार चांद में दाग होते हुए वह संपूर्ण संसार में उजाला फैलाता है, उसी प्रकार मैं अपने गुणों से संसार में उजाला फैलाता हूं। जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं लगता तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। कभी कहते हैं ना कि जब तक मंजर नहीं लगता तब तक से उसमें सुगंध नहीं आता है। उसी प्रकार जब तक मनुष्य में जब तक गुण नहीं होता तब तक उसका व्यक्तित्व नहीं निखरता। ठीक है, मतलब इंसान के अंदर दोष मुक्त होना चाहिए, और जब तक उसमें गुण नहीं आएगा तब तक से वो उसका व्यक्तित्व, उसका पर्सनालिटी, चरित्र निखरता नहीं है। कवि कहते हैं कि मैंने कविता को अपने रक्त की लई बनाकर जोड़ा है और इसे अपने आंसुओं से सींच कर इसमें गाढ़ी प्रीति इसमें डाली है। अब अब नहीं, अब नहीं राजा, अब नहीं राजा, अब नहीं राजा रतन सेन, ठीक है, रतन सेन, अब राजा रतन सेन के जैसा, ठीक है, रतन सेन के जैसा ना राजा रतन सेन है, नहीं सुआ के जैसा बुद्धिमान, ठीक है, उपराजा है, और नहीं रानी पद्मावती है, नहीं राघव के जैसा पुरोहित ही है जिसने पद्मावती के रूप में वर्णन किया था। ठीक है, तो पद्मावती के रूप का वर्णन किसने किया था? राघव किए थे। कौन किए थे? राघव। राघव कौन थे बाबू? तो पुरोहित थे। क्या थे? पुरोहित। इस संसार में कोई नहीं है किंतु उनकी कीर्ति विद्यमान है। मैंने इस काव्य को रचना यह सोचकर किया कि जो इसे पढ़े वह मेरे लिए दो अच्छे शब्द जरूर बोले। बोले कि क्या कवि ने क्या चीज को लिख कर गए हैं, ये बोले, जरूर बोले। चलिए, इस तरह से इसका सारांश जो है बाबू खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर देख लेंगे आप। कवि ने अपने थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे आप। चलिए ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। चलिए फटाफट बता दीजिए, मलिक मोहम्मद जायसी कविता कौन सी है? कौन सी कविता है बाबू? कड़बक। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? कब हुआ? 1492 ईस्वी में। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। जायसी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, अमेठी। जैश जायसी क्या थे? फकीर थे। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस, पीछे पढ़ चुके हैं आप। जायसी ने रतन सेन पद्मावती की कथा को किस में जोड़ा है? रक्त रक्त की रूप की लई द्वारा। चलिए बहुत बढ़िया। जायसी ने किस दोष युक्त होते हुए गुणवान है? कौन सा उनमें दोष है बाबू? नेत्र दोष। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? कौन है प्रेम के पीर के कवि? जायसी। कड़बक कहां से लिया गया है? पद्मावत से। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं?
प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के हैं। जासी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? दर्पण से। पद्मावत किसकी रचना है बाबू? जासी की। पाठ में संकलित कड़वक कहां से लिया गया? पद्मावत से। देख रहे हैं कैसे सवालों का बन रहा है आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी के रूपहीन होने का कारण क्या था? चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना जीवन कैसे गुजारा? फकीरी में। जायसी किस प्रकार के कवि थे? ठीक है, मृदुभाषी थे, एकदम सबके साथ मृदुभाषी रहते थे। राजा रतन सेन कहाँ के नरेश थे? चित्तौड़ के। पद्मावत किस प्रकार की रचना है? प्रेम कथा है। जायसी की कौन सी कृतियां का उल्लेख आती है? कौन सी कृतियां उल्लेख में आती है? इनमें से सभी इनकी है। होलीनामा, चंपावत, इतरावत। चलिए अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद सेशन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? ठीक है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? आंसर देखिए बाबू। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, उसमें मनुष्य की वैसी ही प्रतिछाया दिखती है जैसा वह वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल भाव वाला मानते हैं। उसके इन निर्मल भावों के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उनके मुख की ओर निहारते हैं। कवि कहते हैं कि जो आपका दर्पण होता है वो निर्मल और स्वच्छ होता है, और अपने आप को ये निर्मल और स्वच्छ की तरह मानते हैं। कह रहे हैं कि जैसे सभी लोग जो है दर्पण के सामने जाकर खुद को निहारते हैं बड़े बड़े लोग, उसी तरह से इनके पास भी रूपवान लोग इनकी मुख को निहारते हैं आकर। इसीलिए कवि जो है कहते हैं कि गुणवान होना एक अच्छी बात है और एक अच्छी चीज है, और यही निर्मल भाव होने के कारण कवि अपने आप को क्या कहते हैं कि अपनी एक आंख की तुलना किससे करते हैं? दर्पण से करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहले कड़वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? पहले कड़वक में अपनी कविताओं में कवि जायसी ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। पहले कड़वक में कलंक, कांच और कंचन से तात्पर्य है कि कलंक कहते हैं दाग, कांच कहते हैं अमूल्य, और कंचन क्या कहते हैं? सोना। कंचन मतलब सोना। चलिए पहले क्रमक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। ठीक है, तो वही जो है पहले शब्द में जो है पहले कविता के पहले भाग में जो है उनकी शरण से बताना है। अब ऐसा भी सवाल आता है कि कविता के पहले का भावार्थ लिखिए, पहले भाग का भावार्थ लिखिए, क्रमक के दूसरे पद का भावार्थ लिखिए। तो बाबू घबराना नहीं है, इसमें दो खंड होते हैं और दो खंड में आपका पहला पहला हो गया। जैसे ये देखिए, यहाँ से जो है आपका पीछे पढ़े आप, यहाँ से आपका दूसरा खंड शुरू था और यहाँ से पहला खंड शुरू। देखिए ये जो था आपका, यहाँ तक ये जो है पहला था और यहाँ से दूसरा था, ये दूसरा था और ये पहला था। ठीक है, पहले कविता का था और ये दूसरे कविता मतलब दूसरे भाग का था। देखिए महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी क्रूरता और एक आंख से अंधे होने पर शोक प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिभा और अपनी रचनाओं पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जिस प्रकार चंद्रमा काले धाबे होने के बावजूद भी अपनी रोशनी से सारे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार लेखक के गुणों के आगे उनकी क्रूरता छिप जाती है। जिस प्रकार चांद में दाग होता है फिर भी उसमें जो प्रकाश होता है, प्रकाश की वजह से समस्त संसार को अवलोकित करता है और उसमें वो गुण छुप जाता है, उसी तरह से कवि जो है गुणवान है जिसमें उनकी क्रूरता जो है वो छिप जाती है। और फिर कहते हैं कि जिस प्रकार बिना आम्र के मंजरियों के नहीं आने पर सुगंध नहीं पैदा होता, उसी प्रकार व्यक्ति में बिना गुण का उसका व्यक्तित्व नहीं निखरता। यानी आपके अंदर व्यक्तित्व अगर लाना है तो गुण को निहारना होगा। पहले कड़वक में कवि ने अपने रूप और अंधेपन के ऊपर अपने गुणों का महत्व दिया और उनके आत्मविश्वास का योधक है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है हमारे गुण ही सबसे बड़ी चीज है और यही उनकी आत्मविश्वास की पहचान है, आत्मविश्वास का कारण है। चलिए चौथा सवाल देखिएगा। कवि ने किस
किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी इस इच्छा का मर्म क्या है। कवि कहते हैं कि भले ही हम मर जाएं लेकिन संसार में हमारी कुछ कीर्ति रह जाए, जिससे हमें भी दो शब्दों में लोग याद करें। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, रतन सेन, पद्मावती को लोग याद करते हैं, हमें भी लोग याद करें। चलिए देखिए, कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने स्वयं को पद्मावत के रचयिता के रूप में याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। ठीक है, कैसी व्यक्त की इच्छा? तो पद्मावत की रचयिता, रचनाकर के रूप में याद रखे जाने की जो है इच्छा व्यक्त करते हैं और कहते हैं उनका मर्म यह है कि उन्होंने इस महाकाव्य की रचना यही सोचकर की है कि यह संसार में उनका चिन्ह बनकर रहे, उनको इसी पंक्तियों पर अपने रक्त से जुड़ा है और अपने आंसुओं से प्रेम की पीड़ा को डाली है। और कहते हैं कि मैं रहूं या न रहूं, मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद इस समस्त संसार में मेरा भी कोई चिन्ह रह जाए। इसी तरह से जो अपना मर्म बताते हैं, दर्द बताते हैं। चलिए, इस तरह से ये सवाल है कि भाव स्पष्ट करे। ठीक है, भाव स्पष्ट करे। जो लाही अमही डाभ न हुई, तो लाही सुगंध बसाई न सोई। प्रस्तुत पंक्ति कड़वक से ली गई है। ठीक है ना, जिसमें लेखक कहते हैं, इसको देखिए बाबू ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी के, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी दिगंत भाग 2, ठीक है, दिगंत भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी हैं। पहले ये लिखना होगा। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या होता है, जिस पर एक वीडियो बना देंगे आपको। ठीक है, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि इसको भाव स्पष्ट करे, सप्रसंग व्याख्या ऐसे होते हैं। 2 नंबर में आएगा तब ऐसे लिखिएगा। अगर 4 नंबर में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 के काव्य खंड के, ठीक है ना, हिंदी दिगंत भाग 2 के काव्य खंड के, एक बार आप सुन लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के दिगंत भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है, काव्य खंड के कड़वक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी हैं। तब लिखना है जिसमें लेखक कहते हैं कि जब तक आम में मंजर नहीं आता तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है, अर्थात जब तक व्यक्ति में गुण नहीं होता तब तक उसका व्यक्तित्व नहीं निखरता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप। रक्त के लेई का क्या अर्थ है? पद्मावत से ली गई कविता कड़वक में कवि कहते हैं कि मैंने इस प्रेम कहानी को रक्त रूपी लेई द्वारा जोड़कर इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। और यहाँ लेई का अर्थ होता है प्रेम रूपी भावना। ठीक है ना, कवि क्या करते हैं रक्त की लेई, कि हम इस कविता को, इस काव्य को, पद्मावत को इस तरह से लिखे हैं, इस तरह से लिखकर छोड़े हैं कि रक्त का लेई लगाकर इसको लिखे हैं, ताकि जो है जिसे भी लोग पढ़ें वो थोड़ा सा दर्द का अनुभव करे, प्रेम की पीर को समझे और कवि को थोड़ा सा याद करे। यही रक्त की लेई का अर्थ है, कि रक्त का लेई का अर्थ होता है, यहाँ देखिए, यह रक्त का लेई का अर्थ है प्रेम रूपी भावना, कि प्रेम से एकदम कविता को लिखे हुए हैं और प्रेम को दिखाए हैं। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? देखिए आंसर देखिए। प्रस्तुत प्रश्न मलिक मोहम्मद जैसी रचित पाठ कड़वक से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने पद्मावत महाकाव्य की रचना यह सोचकर की है कि यह संसार में मेरा एक चिन्ह बनकर रहे। मैं इस कविता को जिसे भी सुनाता हूं वह प्रेम की पीड़ा को, उसके दुख को समझ पाता है। ठीक है ना बाबू, तो मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग क्या किया है कि इस तरह से जो है सोचकर इन्होंने इस कविता को लिखा है कि मैं रहूं या ना रहूं। ठीक है ना, इस कविता में जो कोई भी इनकी कविता को सुनता है इस तरह से ये जोड़कर, जोरी मतलब क्या हुआ है, जोड़कर, रचकर कविता को इस तरह से अपने आंसुओं से रचकर, सींचकर, ठीक है ना, इस कविता को लिखे हैं कि जो कोई भी इस कविता को सुनता है पीड़ा को समझता है उनकी, और उनकी दुख को समझता है, और कवि को 2 शब्दों में क्या रखता है, याद रखता है। चलिए इस तरह से जो है ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, ताकि हम आगे जो है सूरदास, तुलसीदास, नाभादास का वीडियो लेके आ सके। फ्री आपका यूट्यूब पर क्लास चलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो है ऐसे ही 1 शॉट अर्थ के साथ आपको डाल देंगे। अच्छा लगा तो एक बार जो है आप जोर से शेयर कर देंगे। ठीक है ना, चलिए थैंक यू।